स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा के लिए पाठ माटी वाली, जिसे लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने। आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में यह कहानी संकलित है और मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी कोई कहानी की किताब हमारे सामने आती है तो हम चाहते हैं कि वो कहानी हम पहले पढ़ लें। पढ़ते हुए आपने ये भी महसूस किया होगा कि यह कहानी आधारित है विस्थापन की समस्या पर। इसका शीर्षक ही देखिए क्या है, माटी वाली। आपने अपने आसपास कई ऐसे शब्द देखे होंगे, सब्जी वाली, दूध वाली, मछली वाली, और यहाँ पे शब्द है माटी वाली। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि माटी भी क्या कोई बेचने की चीज़ है। लेकिन अपने इस समय से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, या कहीं कहीं गांव घर में आज भी माटी की ज़रूरत बहुत होती है। किस चीज़ में? रसोई में। रसोई में चौका को लीपने के काम आता है माटी। और उस चिकनी मिट्टी की खोज में हर कोई शहर में पहले माटी खरीदता था, क्योंकि शहर में बहुत आसानी से मिट्टी उपलब्ध होती नहीं थी। तो ये माटी वाली थी, और ये क्या कर रही है कि माटा खाने से माटी लाकर शहर के घर घर में लोगों को बेच रही है, दे रही है। अब विस्थापन की समस्या से इसका क्या संबंध है? आपने देखा होगा कि अगर आपके शहर में ही आप ये मान लीजिए कि कोई नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को लगाया जाना है, कोई सड़क बनानी है, या फिर कोई बड़ा सा बांध बनाना है, पुल बनाना है, तो उस जगह के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं उसको खाली कराया जाता है। और वो ज़मीनें जिन लोगों की होती हैं, जिन लोगों के पास उस ज़मीन का कागज़ होता है, उन्हें इसके बदले कहीं और जाकर ज़मीन दे दी जाती है, वहाँ पे जाके वो बस जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि जिनकी रोजी रोटी वहाँ पर होती है, लेकिन उनका कोई घर नहीं होता, उनके ज़मीन का कोई कागज़ नहीं होता। जब उस जगह पे नया निर्माण कार्य होता है, तो फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके खुद की ज़मीन नहीं है, वो एक तरह से बेघर से हो जाते हैं। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन का कोई कागज़ तो उनके पास है ही नहीं। लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी इसी इलाके में काम करते हुए बीत गई है। जो इलाका अब विकास के ओर बढ़ रहा है और वहाँ पर कोई नया निर्माण होने वाला है, लेकिन उस विकास के क्रम में ये जो लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनका क्या दर्द है, इसको आप इस कहानी में महसूस करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे माटी वाली की। माटी वाली घर घर जाकर माटी बेचती थी। हर एक घर का मोहल्ले के जो लोग थे वो माटी वाली को भी पहचानते थे और उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। कनस्तर यानी कि जो टीना होता है, जिस टीना में आप कभी देखते होंगे दुकानों में कि तेल बिकता है, या फिर कभी कभी बिस्किट्स भी टीने में बिकते हैं, एक कंटेनर होता है। तो उसमें क्या करती थी वो कि उसके ऊपर के भाग का जो ढक्कन होता है उसको काट देती थी। अब उसका मुंह खुला हो जाता था। उसमें वो सीधे मिट्टी भरती थी और कनस्तर भर करके वो मिट्टी वो मोहल्ले में पहुंचाती थी। तो लोग उसको भी पहचानते थे, उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। इसके पीछे बहुत से कारण रहे होंगे। पहला तो ये कि वो जो माटी वाली थी वो सबके घर जाती थी, सबको उसकी ज़रूरत थी, और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि कोई और व्यक्ति नहीं था जो माटी बेच रहा हो। तो सब लोग उसी की आस में रहते थे, और वो भी सबके घर से मिली जुली थी। इतनी मिली जुली थी कि जब वो किसी के घर माटी पहुंचाने जाती तो लोग उससे बातचीत करने लगते, कुछ अपना सुख दुख बताते, और उसको खाने पीने के लिए भी कुछ दे देते थे। उसको जो भी मिलता था, कभी 2 रोटी, चाय, या जो भी चीज़ उसको खाने पीने की अगर मिल जाती थी, वो क्या करती कि उसमें से 1 रोटी बचा करके और अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती थी, और जब घर जाती थी तो उसको वो रोटी खाने को दे देती थी। एक बार एक घर जाती है वो, और वहाँ पर उसे पीतल के ग्लास में चाय, साग और रोटी मिलती है। वो जो पीतल के ग्लास में चाय है, जब वो उसमें पी रही होती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आजकल तो कोई विरासत की चीज़ें इस तरह संभाल के रखता नहीं है, और इनके घर में इन्होंने अभी तक संभाल के रखा है। वो उसके ऊपर एक बातचीत भी करती है, जहाँ पर हमें इस बात की एक झलक मिलती है कि विरासत क्या है और उसको हम क्यों संजो के रखें। बहुत मार्मिक बात वो कहती है कि कितने दिन भूखे रहकर जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने इन संपत्तियों को बटोरा होगा, और हमारे लिए वो संपत्तियां किसी लायक नहीं हैं। क्योंकि जब हम नए फैशन की चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरानी धरोहर के रूप में चीज़ें रखी हुई हैं, अगर हम उसका मोल नहीं पहचान पाते हैं तो हमें लगता है कि ये नई चमक धमक की चीज़ों से काफ़ी फीकी हैं, और हम उन्हें एक तरह से कौड़ी के भाव बेच देते हैं।
जबकि उसमें उसका जो वस्तु का दाम अगर हम देखें हो सकता है वो कम हो, लेकिन उसके पीछे जो भाव और संवेदनाएं होती हैं उनका कोई मोल नहीं हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी झलक इस बातचीत की भी दिखाई देती है। उसके बाद वो जो माटी वाली है वो इतना व्यस्त रहती है कि उसे दुनिया के बारे में सोचने का, अपने सुख दुख के बारे में सोचने का, अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं रहता है। वह सुबह उठती है, उठ के वो अपने घर के कुछ काम निपटाती है, उसके बाद वो माटा खाना चली जाती है। वहाँ पे माटी खोदती है, खोदने के बाद उसको उठाकर वो मोहल्ले में लाती है और फिर घर घर पहुँचाती है। इस क्रम में उसका बहुत सा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शाम होते होते वो अपने घर पहुंचती है और फिर रात के भोजन की चिंता करती है और फिर सो जाती है। तो इस तरह वह इतना व्यस्त रहती है कि उसे किसी बात के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन माटी वाली को एक जगह पे 3 रोटियां मिल गई। अब उसने क्या किया कि वो बांध कर उसे घर ले गई और वो रास्ते में सोच रही थी कि वह 1 पाव प्याज खरीद लेगी, उसे कूटेगी और उसे कूट कर रोटी के साथ अपने पति को देगी। इसके पहले एक प्रसंग आता है जहाँ पर वो कहती है कि भोजन मीठा कि भूख मीठी। जब उसे चाय के साथ रोटी दी जाती है तो मालकिन उसको कहती है कि आज तो घर में कोई साग है ही नहीं, मतलब कुछ सब्जी तो है नहीं, तो चाय के साथ ही रोटी खा लो। तो वो कहती है कि चाय तो अपने आप में एक साग है, चाय के साथ रोटी वो खा लेती है और कहती है कि भोजन मीठा या भूख मीठी, यानी अगर हमें भूख लगी होती है तो कोई भी चीज़ हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर हमारा पेट भरा हो तो फिर हमें खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। और इसीलिए भूख लगे होने पर भोजन महत्वपूर्ण है और उसी का स्वाद बहुत आता है। तो वो सोचती है कि वो रोटी लेकर जाएगी और 1 पाव प्याज के साथ प्याज को कूटेगी और उसके साथ वो अपने पति को खाने को देगी। लेकिन जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसका पति मर चुका है। जब अब उसके पास जो एक सहारा था जीने का वो भी ख़त्म हो जाता है। अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और विस्थापन की अलग समस्या है। तो वह पुनर्वास के लिए जब अधिकारी के पास जाती है तो अधिकारी उससे उसके ज़मीन का कागज़ मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई ज़मीन है ही नहीं। वो कहती है कि वह तो माटा खाना से माटी खोदती है और बेचती है, उसकी तो कोई ज़मीन है ही नहीं और इससे संबंधित कोई कागज़ उसके पास नहीं है। तो पुनर्वास अधिकारी कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं को ज़मीन दे सकते हैं जिनके पास ज़मीन का कागज़ हो। वो इस स्थिति में, चूँकि माटा खाना उसके नाम नहीं था, कोई ज़मीन उसके नाम नहीं थी, उसे कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती थी। कुछ समय बाद टिहरी जो बांध है उसके 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। टिहरी शहर में पानी भरने लगा और पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। निचली ज़मीन पर बने शमशान डूबने लगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली हर आने जाने वाले व्यक्ति को यही कहती थी कि गरीबों का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है वह अपने आप में बड़ी ही मार्मिक है और वह इस पूरी कहानी को एक तरह से हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में छोड़ती है। यह जो अंतिम पंक्ति है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस पंक्ति के ज़रिए लेखक ने गरीबों के विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से सामने रखा है। लेखक ने टिहरी से विस्थापित होने वाले लोगों के दर्द को अत्यंत गहराई के साथ महसूस किया है। माटी वाली के पास ना तो कोई अपनी ज़मीन थी, ना माटा खाने का कोई कागज़। वह तो गांव के ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी लगाकर रहती थी। माटी वाली एक दिन जब घरों में माटी पहुंचा कर आती है तो वो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। माटी वाली के सामने इस समय मुख्य समस्या शहर से विस्थापित होने की नहीं, बल्कि अपने पति के अंतिम संस्कार की है, क्योंकि शमशान घाट डूब चुके हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वह सोचती है कि एक और व्यक्ति प्रतिदिन विकास का दावा करता है, पर गरीब आदमी का सब कुछ छीना जा रहा है। मरने के बाद उसे जगह भी नहीं मिल रही है। वह पीड़ा और हताशा के कारण कहती है कि आम आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और यही जो पंक्ति है वह इस कहानी का चरम बिंदु है। यहाँ पर जब
कुछ ऐसे प्रसंग हैं 3-4 जिनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो यह कहानी हमें एक तरह से हमें झकझोर कर रख देती है। कुछ ऐसे प्रसंग हैं। पहला प्रसंग जो आपने ध्यान दिया होगा वह है रोटी बचाने की और बचाकर ले जाने की। वह एक रोटी बचाती है, छुपाती है, बचाती है कि किसी की उस पर नज़र ना पड़े, लेकिन उसके पीछे उसकी मंशा क्या रहती है कि उसके बूढ़े पति को उसका भोजन वो दे सके। तो रोटी छुपा कर रखने की उसकी मजबूरी के पीछे जो दर्द है, एक यह स्थल है जो हमें बहुत झकझोरता है। उसके बाद जब वो विरासत की चीज़ों की बातें करती हैं, यह प्रसंग भी इसमें बहुत ही मार्मिक है। इसके बाद तीसरा और सबसे दुखद प्रसंग है उसके पति की मृत्यु, और चौथा पुनर्वास की समस्या। तो ये 4 इस कहानी के प्रमुख बिंदु हैं जिनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा सोच विचार करें तो यह कहानी हमें अंदर तक झकझोर देती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आए या फिर अगर आप सोचें आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप उसका हल भी दे पाएंगे। साथियों से इसके बारे में ज़रूर बातचीत करें, शिक्षक के साथ चर्चा करें। उम्मीद है आपको आनंद आएगा। धन्यवाद।